लाशों का रखवाला, रोमांच और रहस्य, प्रोफेसर राजकुमार शर्मा जी द्वारा लिखित। कुछ शब्द। उस बेरोजगार नौजवान को जब कोई और नौकरी नहीं मिली तो उसने मुर्दा घर में सरकारी नौकरी स्वीकार कर ली और जीवन के एक ऐसे लंबे अनुभव में डूब गया जिसमें से जब वो बाहर निकला तो वो पहले वाला हंसता खेलता मुस्कुराता नौजवान नहीं था। वो मुर्दों का रखवाला उस मुर्दा घर के अपने अनुभवों के बाद खुद भी एक मुर्दे की तरह हो गया था। बस फर्क इतना था कि वो जिंदा था और दिमाग की उस चरम सीमा पर पहुंच गया था जिसको ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। शुभकामना। अध्याय 1। लाशों की कतारों के बीच चलते हुए बूढ़े ने जवाब दिया, यहाँ हमेशा ठंड होती है। चेतन ने आगे कोई प्रश्न नहीं किया। वो अपनी भूरी निगाहों से ढकी हुई लाशों को कुछ इस तरह से गौर से देख रहा था जैसे कि उसको भय था कि कहीं उसको भ्रम ही ना हो जाए कि किसी लाश में कोई हलचल हो रही थी। ये एक बड़ा हॉल था जो लाशों से भरा हुआ था। सभी लाशें चमकीले सफ़ेद कपड़े से ढकी हुई थी। थोड़ा डरे हो तो हो तुम, बूढ़े ने आगे कहा, तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी। वो आगे अगले हॉल में चले गए जो विशाल अलमारियों से भरा था। और ये वह जगह है जहाँ लावारिस शरीर है और तुम जानते हो अन्य शरीर रखे जाते हैं। उनमें से कुछ में ताले हैं। यदि ये एक महत्वपूर्ण शव है जिसमें सबूत मिटाने के लिए छेड़छाड़ की संभावना है तो तुमको उन लाशों को इनमें से एक अलमारी में डाल देना होता है। हाँ सर, चेतन ने उस आदमी की तरह ठंडेपन से जवाब देने की कोशिश की। बूढ़े ने उसकी ओर देखा। इतने वर्षों की सेवा के दौरान किसी ने भी उन्हें सर नहीं कहा था और आज मुर्दा घर में उनका आखिरी दिन होने के नाते एक पूर्ण अजनबी जिससे वो फिर कभी नहीं मिलेंगे उनका अभिवादन सर कह के कर रहा था। बूढ़े ने पहली बार उसकी तरफ गौर से देखा। वर्षों से उस मुर्दा घर में काम करते करते जैसे उस बूढ़े की जिंदा लोगों में कोई रुचि ही नहीं रह गई थी, क्योंकि उसका ज़्यादा समय उस मुर्दा घर में सफ़ेद कपड़ों से ढकी हुई लाशों के साथ ही व्यतीत होता था। संभवतः दशकों के बाद उन्होंने पहली बार किसी खड़े जिंदा व्यक्ति का इस तरह अध्ययन किया था। लड़का लंबा गोरा था, गहरी संवेदनशील आंखें। ऐसा लग रहा था जैसे वह लगातार किसी चीज़ की तलाश में था। थोड़ा दुबला लेकिन अन्यथा एक अच्छा व्यक्तित्व। जल्द ही तुम्हारी मिठास इन शरीरों की तरह सड़ जाएगी। बूढ़ा चुपचाप बाहर निकलने के लिए दरवाजे की ओर मुड़ा। तुम्हारे पास केवल मृतकों की संगति है, यहाँ कोई ज़्यादा नहीं बोलता है। और अब तुम भी इन निर्जीव लाशों के साथ रहकर खुद भी जैसे बेजुबान हो जाओगे कुछ ही समय में। चेतन को समझ नहीं आ रहा था कि इसे तारीफ के तौर पर ले या चेतावनी के तौर पर। उसने जवाब नहीं देने का फैसला किया। जब आप नहीं चाहते हैं कि क्या कहना है तो चुप रहना हमेशा अच्छा होता है। ये बुद्धि का भ्रम पैदा करता है। जैसे ही वो बाहर निकले, बूढ़े ने दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया जिसके ऊपर चमकीले लाल विशाल अक्षरों में मुर्दा घर लिखा था। हम कैंटीन में हैं, उसने चौकीदार से कहा और चलने लगा। चेतन को यह तय करने में थोड़ा समय लगा कि उसे रुकना है, उसके पीछे चलना है। फिर उसने बूढ़े आदमी के साथ जाने का फैसला किया। दोनों धीरे धीरे चलकर मुर्दा घर से दूर के अस्पताल के दूसरे कोने की तरफ जाने लगे।
रास्ते में दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं। बूढ़े का उस दिन अस्पताल में आखिरी दिन था और उस नौजवान का नौकरी पर पहला दिन, और शायद इसीलिए दोनों के मन में कुछ ऐसी बातें थी जो एक दूसरे से बिल्कुल भी तालमेल नहीं खाते थे। अस्पताल की कैंटीन की तरफ उनके हर कदम के साथ उस चारों तरफ फैले सन्नाटे में शोर बढ़ता गया। कैंटीन में सब व्यस्त थे, कुछ बातचीत कर रहे थे, कुछ लोग सीट को लेकर बहस कर रहे थे, तो कुछ लोग हाथों में हरे और सफ़ेद कागज़ों के बंडल लेकर इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन कुछ नए थे। कुछ लोगों के हाथों में इतने कागज़ थे कि उनसे एक किताब या फाइल ही बन सकती थी। कुछ लोग मुस्कुरा रहे थे तो कुछ लोग रो रहे थे और सबके सामने यह आंसू बहा रहे थे। कुछ ऐसे भी थे जो चिंतित दिख रहे थे और उनके चेहरों पर चिंता साफ साफ दिख रही। चेतन उस बूढ़े के साथ एक मेज पर उसके सामने बैठ चुका था, लेकिन उसकी नज़रें लगातार चारों तरफ दौड़ रही थी और वहाँ उपस्थित लोगों को रुक रुक कर देख रही थी। जब उसकी नज़रें किसी से मिल जाती थी तो वो व्यक्ति उसको घूर घूर कर देखने लगता था। बहुत से लोग कुछ इस तरह से देख रहे थे जैसे कि वो जानते थे कि कुछ होने वाला था। कुछ लोग दवाइयों की पर्चियाँ लेकर भी वहाँ आ गए थे और वो एक तरफ एक समूह के रूप में खड़े थे। शायद वो लोग उस जगह को दवाइयों की फार्मेसी समझकर वहाँ आ गए थे। कैंटीन में काफ़ी भीड़ थी और लोग अपने अपने खाने के सामान का इंतज़ार कर रहे थे। कुछ देर के बाद वो बूढ़ा अपनी कुर्सी से उठा और काउंटर के नीचे से झुककर अंदर उस जगह चला गया जहाँ पर खाने पीने की चीज़ें तैयार की जा रही थी। स्टाफ के कर्मचारी अपने अपने काम में कुछ ज़्यादा ही व्यस्त थे शायद, और इसीलिए उन्होंने उस बूढ़े की तरफ ध्यान नहीं दिया। शायद वो अपनी व्यस्तता के कारण उस बूढ़े को अंदर आया देख ही नहीं सके थे। तभी उस बूढ़े ने काउंटर के पीछे से ही चेतन की तरफ देखकर आवाज़ लाई, यहाँ अंदर आ जाओ, वहाँ बैठकर तो तुम बस इंतजार ही करते रह जाओगे। चेतन उठकर उस बूढ़े की तरफ चल दिया और वहाँ बैठे लोग बस उसको घूरते ही रह गए। लेकिन चेतन उन सब की नज़रों से अपनी नज़रों को बचाकर उस काउंटर के पीछे की तरफ जा रहा था। बूढ़ा तब तक उस मेज के एक कोने में आराम से बैठ गया था जिस पर हरी सब्जियां और अन्य खाने पीने की चीज़ों के ढेर लगे हुए थे। अनूप, 2 चाय और 1 प्लेट समोसे की। मैं चाय नहीं पीता, चेतन ने कहा। फिर इसकी आदत डाल लो। बूढ़े ने गुटखे का एक पाउच फाड़ते हुए कहा। तुम्हें ऊर्जा चाहिए, तुम्हें अब चाय पीना शुरू कर देना होगा खुद को तरोताज़ा रखने के। उसने गुटखे के पाउच के अंदर की सारी सामग्री अपने मुंह में डाल ली। जब तक तुम यहाँ काम करते रहोगे तुम एकदम अकेले ही रहोगे। तुम मुर्दाघर में लाशों के साथ ही रहोगे ज़्यादा से ज़्यादा समय, इसलिए तुम्हें खुद को खा पी कर तंदुरुस्त रखना होगा। हाँ, तुमसे मिलने और लाशों को देखने के लिए समय समय पर डॉक्टर, पुलिस और रोते हुए बहुत से लोग आते रहेंगे। चेतन को लगा जैसे उस बूढ़े की आवाज़ में एक तंज था और वो जैसे चेतन से कह रहा था कि बेटा, ये नौकरी तो तुमने ले ली, लेकिन अब तुमको मालूम चलेगा कि मुर्दा घर में काम करना वास्तव में होता कैसा है। चाय और समोसा आ गया। बूढ़े ने तुरंत चाय की चुस्की ली एक जोर की आवाज़ के साथ। चेतन को उसका इस तरह से आवाज़ करके चाय पीना अच्छा नहीं लगा। चेतन ने कभी किसी को गुटखा के साथ चाय पीते नहीं देखा। ये एक अजीब सा बूढ़ा था जो पहले गुटखा मुंह में डालकर फिर चाय की चुस्कियाँ ले रहा था। चेतन को अब समोसे छूने का भी मन नहीं कर रहा था। तुमने कितनी पढ़ाई की है? बूढ़े ने चाय की एक और चुस्की लेकर चेतन से पूछा। चेतन जो ख्यालों में डूबा हुआ था अचानक ही सक पका गया। सर, आपने कुछ कहा? मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि तुम कम पढ़े लिखे हो। तुम काफ़ी पढ़े लिखे दिखते हो। अगर तुम कोशिश करते तो तुमको कोई और अच्छी नौकरी भी तो मिल जाती थी, किसी अच्छे से दफ्तर में या किसी बढ़िया सी कंपनी में। तो फिर इस मुर्दा घर में ही नौकरी क्यों? मुंबई में पढ़े लिखे लोगों के लिए अब कोई नौकरी नहीं है सर। मेरी तरह के लाखों नौजवान डिग्रियां लेकर सड़कों पर बेरोजगार घूम रहे या कोई छोटे मोटे काम कर रहे। चेतन ने जवाब दिया। अच्छी नौकरी के लिए या तो
बहुत ही कुशल होना चाहिए या किसी बड़े आदमी का सर पर हाथ होना चाहिए, पैसे वालों का आशीर्वाद होना चाहिए, या फिर किसी नेता की मदद मिलनी चाहिए अच्छी नौकरी को पाने के लिए। मेरे जैसों को कौन अच्छी नौकरी देगा? मेरे पास इनमें से कोई भी योग्यता नहीं है सर। ये नौकरी मिलने से पहले मैं सेल्समैन का काम करता था। दिन रात सामान के सैंपलों से भरा बैग उठाए लोगों के घर घर जाकर उनके ऑर्डर लेता था, और फिर बिक्री होने के बाद मुझे सिर्फ 5% कमीशन मिलती थी, कोई तनख्वाह नहीं थी। किसी दिन 200-300 रुपयों की कमाई हो जाती थी, तो किसी किसी दिन भर सैकड़ों घरों के चक्कर लगाने के बाद भी एक भी चीज़ नहीं बिकती थी। 2 वक्त की रोटी जुटाना भी बहुत मुश्किल था मेरे लिए सर। ये मुर्दाघर की नौकरी सरकारी नौकरी है। इस नौकरी को दिलवाने में भी मेरे चाचा ने बहुत हाथ पांव मारे और अस्पताल के कुछ बड़े लोगों की मुट्ठी भी गर्म की है। मेरे लिए हर महीने एक निश्चित तनख्वाह मिलना बहुत ही ज़रूरी है। चाय का प्याला खाती करते ही बूढ़े ने सर हिलाया। उसने प्लेट की तरफ संकेत करके चेतन से कहा, समोसे खाओ और चाय पियो। बूढ़े का दिल रखने के लिए चेतन ने एक समोसा उठाकर उसकी तरफ देखना शुरू कर दिया। ठीक है, अगर तुम नहीं चाहते हो तो ये समोसा मत खाओ, लेकिन ये चाय तो पीनी होगी, क्योंकि चाय तो हम वापस नहीं कर सकते। बूढ़े ने समोसों की प्लेट उठाकर एक लड़के को वापस देकर कहा, ये समोसे वापस ले जा, हमें नहीं खाने। बूढ़े ने अनुम नाप के उस वेटर को 10 रुपये का एक नोट दिया और फिर कैंटीन से बाहर की तरफ चल दिया। चेतन ने जल्दी से चाय के 1-2 घूंट भरे और फिर वो चुपचाप बूढ़े के पीछे चल दिया। जैसे ही वे मुर्दा घर की तरफ जाने लगे, बूढ़े ने रास्ते में चेतन से कहा, तुम्हारी शिफ्ट 12 घंटे की है, यानी रात 9 बजे तक। हर दूसरे सप्ताह में रात की ड्यूटी होती है। बूढ़े ने अपनी गति बढ़ा दी। रास्ते में कई जगह पर मरीजों और लाशों को इधर उधर ले जा रहे कई स्ट्रेचर मिले, और उनके साथ साथ चलते, आंसू बहाते और रोते हुए लोग। वे गलियारे के अंत में रुक गए, जिससे 3 और गलियारे जुड़े हुए थे। मुझे आशा है कि तुम कमरे में वापस जाने का रास्ता जानते हो। बूढ़े ने दूसरी तरफ जाने से पहले चेतन से कहा, क्या आप मेरे साथ अब मुर्दा घर में नहीं आ रहे सर? नहीं, बूढ़े आदमी ने चेतावनी दी, मैं घर जा रहा हूँ। मैं मरे हुए लोगों की देखभाल करते करते अब थक गया हूँ। अब इस जगह से दूर ही रहना चाहता हूँ। बूढ़े ने चलना शुरू कर दिया, लेकिन वापस लौट आया। तुम जानते हो कि मुझे नौकरी से हमेशा के लिए छुट्टी देने में देरी हुई, क्योंकि कोई भी इस नौकरी को लेने के लिए तैयार नहीं। आज की ये शिक्षित युवा पीढ़ी, वे सभी पैसे के पीछे भागते हैं। कौन कहता है कि भारत में बेरोजगारी है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। वे काम नहीं करना चाहते, ऐसी नौकरी नहीं करना चाहते, बड़े बड़े सपने देखते हैं। ये नई पीढ़ी। उसने थोड़ी देर चेतन की ओर देखा। लंबे समय में ये एक उबाऊ काम और एक तरह की वर्जना हो सकती है। यदि तुम इस काम के बारे में अपने दोस्तों को बताओगे तो। तुमको इस मुर्दाघर में बस बैठना है, नोट्स बनाना है, बैठना है, लाश को बाहर लाना, लाश को अंदर ले जाना, रिपोर्ट लिखनी है और फिर हर लाश को कह देना अलविदा। वह बिना पीछे मुड़े चल दिया। अस्पताल में मेरा पहला दिन था और मुझे नहीं लगता कि मैं कभी ये कह पाऊँगा कि ये काम करने के लिए एक अच्छा दिन था, क्योंकि मैं जो कुछ भी कर रहा था, दिन भर लाशों का स्वागत करना और फिर उनकी पूरी जानकारी रजिस्टर में लिखना, और मैं जानता था कि यही मुझे आगे अब हर दिन ही करना था। बूढ़ा, मैं उसका नाम भूल गया, जिसने मेरे आते ही नौकरी से छुटकारा पा लिया। ऐसा लग रहा था कि वह नौकरी छोड़ने से बहुत खुश था, लेकिन उसके जाने से पहले के आखिरी पलों में मैंने उन बूढ़ी आंखों में दुख देखा था। मुझे लगता है कि उनको वहाँ से जाने से पहले ही मुर्दा घर की कमी महसूस होने लगी थी और इसीलिए वो उदास थे। हाँ, मैं इस काम के बारे में किसी को न बताने के बारे में, बूढ़े की सलाह पर विचार करने के बारे में सोच रहा था। हो सकता है कि मैं सिर्फ इतना कहूँ कि मैं अस्पताल में सुरक्षा विभाग में पर्यवेक्षक के रूप में काम करता था। ओह,
और वैसे उस दिन मैंने 3 लाशों का उस मुर्दा घर में स्वागत किया और उनको अंदर चादरों से ढककर रख दिया। लेकिन शाम होते होते 2 लाशें वहाँ से बाहर चली गई अपने अपने रिश्तेदारों के साथ। मैंने उन लाशों में से एक का चेहरा देखा था। डरावनी फिल्मों में दिखाए जाने के विपरीत उसका चेहरा बहुत शांतिपूर्ण था। हाँ, वो ऐसा चेहरा था जो सिर्फ आंखें बंद करके मीठी नींद सो रहा था। मैं अब कुछ अजीब सोच रहा हूँ। मैं इस पर विश्वास नहीं करना चाहता। मैं पिछले कुछ महीनों से पुस्तकालय में कुछ भूत प्रेत और तंत्र मंत्र संबंधी पुस्तकें पढ़ रहा था। मृत्यु के बाद के जीवन, सूक्ष्म शरीर और यहाँ तक कि हस्तरेखा विज्ञान के बारे में भी मैंने पढ़ना शुरू कर दिया था। आकर्षण के नियम के बारे में भी मैंने पढ़ लिया था। क्या मैंने इस तरह की नौकरी को अपनी ओर आकर्षित किया था? खैर, इंटरव्यू देने में घंटों बिताने, घर घर जाकर छोटी छोटी चीज़ें बेचने और फिर लाइब्रेरी में बेतरतीब किताबें पढ़ने से बेहतर था। लेकिन क्या सच में ये मुझे अब डराता है? मैं इसके बारे में आगे नहीं सोचना चाहता। हो सकता है सोने से पहले मुझे हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए। मैं एक दिन ये कहने की उम्मीद करता हूँ कि मुझे यह नौकरी पसंद है। हालांकि मुझे नहीं पता होगा कि मैं कब इस काम से जुड़ा रहूँगा। शुभ रात्रि। लाशों का रखवाला, अध्याय 2। 1 सप्ताह हो गया था और वो अभी से ही उस मुर्दा घर वाली नौकरी से उबने लगा था। वो अभी भी हर बार शव को सौंपने या उन्हें प्राप्त करने के लिए मुर्दा घर के कमरे में प्रवेश करने से थोड़ा डरा हुआ रहता था। उस रात को उसकी नाइट ड्यूटी थी और अस्पताल के उस मुर्दा घर वाले कोने में कुछ ज़्यादा ही सन्नाटा पसरा हुआ था। वहाँ कोई ज़्यादा नहीं आता था, चौकीदार ने उसे बताया था। चेतन बहुत ऊब गया था। वो कुछ करना चाहता था। अस्पताल के उस हिस्से में मोबाइल रेंज नहीं थी, इसलिए वो मोबाइल पर इंटरनेट नहीं चला सकता था मुर्दा घर में बैठकर। उसके बाद ड्यूटी पर आने वाले लड़के ने चेतन से कहा था कि वो उसको मोबाइल के लिए CDMA का कनेक्शन ले ले। चेतन टाटा इंडिकॉम नेटवर्क पर विचार कर रहा था या रिलायंस भी एक अच्छा विकल्प होगा के बारे में सोच रहा था। इस विषय ने भी रुचि खो दी थी। चेतन अगली बार कुछ किताबें, इलेक्ट्रॉनिक किताबें डाउनलोड करने के बारे में सोच रहा था। हो सकता है कुछ भूत प्रेत या तंत्र मंत्र की पुस्तकें हों या डराने वाली रहस्यवादी रोमांस कहानियों की किताबें। उसने अपना फ़ोन निकाला। रात के 12:13 हुए थे। चेतन ने न जाने क्या सोचकर मुंह बिगाड़ा। उसने रजिस्टर बुक खोली और अपनी नौकरी के पहले दिन के बाद से आने और जाने वाले शवों की संख्या गिनने लगा। वो खुद भी नहीं जानता था कि वो ऐसा क्यों कर रहा था। 46 लाशें मुर्दा घर के अंदर आई थी और 51 बाहर गई थी, जिनमें कुछ ऐसी लाशें भी थी जो चेतन के उस नौकरी से पहले से ही उस मुर्दा घर में थी। ये काफ़ी संख्या थी। चेतन को विश्वास नहीं हो रहा था कि वो लगभग 100 शवों को पार कर चुका था। उसने स्मार्टफोन की तरफ देखा। 12:15 पूर्वाह्न। फिर उसने उन लाशों की उम्र की जांच की। उनमें से ज़्यादातर 50 वर्ष के ऊपर थे। उनमें से ज़्यादातर पुरुष थे, लेकिन उनमें से 11 युवा थे। दुर्घटनाएं, नशा या आत्महत्या। इनमें 70 हिंदू थे, अन्य मुस्लिम, 2 पारसी और 5 ईसाई। मौत किसी को नहीं छोड़ती। 12:19 पूर्वाह्न। चेतन ने चाबी पकड़ ली और मुर्दा घर का दरवाज़ा खोल दिया।
उसने अंदर झाँका, पता नहीं था कि उसे उस दिन क्या करना था। फिर उसने बत्तियां बुझा दी, अंदर आया और अपने पीछे का दरवाज़ा बंद कर दिया। अंदर सब कुछ शांत था। चेतन को उसको अपनी सांसें सुनाई दी और फिर उसके कदमों ने बहुत कोशिश की आवाज़ ना निकले। उसके कमरे के अंत तक टहलने का सोचा। वो बहुत सारे पैर देख सकता था। वो उन लाशों के पैर थे जो उनके ऊपर पड़े हुए कफन से बाहर झांक रहे थे। उनमें से ज़्यादातर पाँव की उंगलियों पर टैग लगे हुए थे। दूर तक बस उस ठंडे बर्फीले मुर्दा घर में लाशें ही लाशें, और ऐसा लग रहा था कि उसे अंत तक पहुंचने में बहुत समय लग जाएगा। तभी उसने उन लाशों में से एक लाश का हाथ बाहर लटकता हुआ देखा। वो तुरंत ही वहाँ रुक गया। चेतन को उस कंपाउंडर्स पर गुस्सा आने लगा जो लाशों को सड़ने से रोकने वाले इंजेक्शन लगाने आते थे, क्योंकि उनमें से किसी एक कंपाउंडर ने उस लाश के हाथ को बाहर छोड़ दिया था और चादर से ढका नहीं था। चेतन के मन में उन कमांडर्स को गाली दी। उन्होंने पढ़ा था कि जानवर और भूत डर महसूस कर सकते। उसने ठंडा हाथ उठाया और धीरे से उसे वापस सफ़ेद कवर में डाल दी। वहाँ उसने कुछ देर इंतज़ार किया। फिर उसने चेहरा देखने के लिए चादर को उसके चेहरे से ऊपर से हटा दिया। वो लाश एक अधेड़ उम्र के आदमी की थी। उसका चेहरा झुलसा हुआ था, लेकिन अन्यथा शांत था। किसी किताब ने उसे ये क्यों नहीं बताया था कि मृत शांति में होते। चेतन ने उस चेहरे का विश्लेषण किया। चेतन ने चेहरे को कैसे पढ़े भी एक किताब में पढ़ा था। माथे पर बहुत सारी झुर्रियाँ जो बताती थी कि वह एक तनावग्रस्त व्यक्ति था या अध्ययन या शोध में शामिल था। नहीं रुको, उस लाश के चेहरे पर खड़ी झुर्रियाँ भी थी। वो एकाग्रता की निशानी थी। उसकी नाक के किनारों पर दोनों तरफ दाग थे, जिसका अर्थ था कि वह दिन में ज़्यादातर चश्मा पहनता। तो इसका मतलब था कि वो शायद बहुत पढ़ता रहता। उसका एक लंबा लकड़ी जैसा चेहरा था, एक खिलाड़ी के जैसा शरीर। इसका मतलब था कि वो व्यवहारिक, व्यवस्थित और अधिक काम करने वाला व्यक्ति था। उसने एक समस्याग्रस्त संबंध भी बनाया होगा। उनकी आंखें छोटी थी, हालांकि ये अजीब था। चेतन ने यह निष्कर्ष निकाला कि वो एक अवसरवादी, शरारती और चालाक व्यक्ति। उस लाश के चेहरे पर उसके चपटे नाक को देखकर चेतन ने निष्कर्ष निकाला कि वो दूसरों पर अधिकार जमाने वाला व्यक्ति था। लेकिन उसकी चपटी ठुड्डी देखकर चेतन नहीं समझ पाया कि उसका वो क्या अर्थ निकाले, क्योंकि उसने ठुड्डी के बारे में जो कुछ भी पढ़ा था वो भूल गया था। वो उस लाश के पैरों की तरफ गया और पैर के अंगूठे पर लटका हुआ टैग पढ़ा। लिखा था संख्या 882 21/1/2014। उसका पैर गोरा और मुलायम था। उसकी हथेली मोटी और मुलायम भी थी, लेकिन चेहरे पर निशान, इसका कोई मतलब नहीं था। उसने उस लाश की हथेली की जांच की। उनका बायां हाथ था। उसकी पहली उंगली में सख्त त्वचा विकसित हो गई। वो बायां हाथ था, चौड़ी उंगलियों वाला एक चौकोर हाथ, एक लंबी जीवन रेखा, लेकिन बीच में एक तेज कटौती के साथ। उनकी हृदय रेखा ने बताया कि वह कई बार स्वार्थी भी रहा था उसके जीवन काल में। हथेली के सिरों ने उसे बताया कि वो धनवान था, लेकिन उसे हमेशा अधिक की आवश्यकता होती। दरवाज़ा खुला। चेतन ने देखा और पूछा, क्या बात है? चौकीदार ने अंदर आकर कहा, एक लाश आई है। चेतन ने टैग देखा। टैग नंबर 863 था। वो अब अपने पिछले जीवन पर किए गए सभी शोधों से परेशान नहीं था। वो उस पर मुस्कुराया और उसने लाश का चेहरा ढक दिया। बाहर निकलते ही उसने अपना फ़ोन देखा। 2:03 पूर्वाह्न। उसने खुद से ही कहा, मुझे इन लाशों के चेहरों, हाथों और अन्य हिस्सों का अध्ययन करते रहना चाहिए ताकि मेरे ज्ञान में और भी वृद्धि हो सके। अगली सुबह घर पर चेतन की माँ ने उसे बताया कि उसके दादा की मृत्यु हो गई। उनके साथ चेतन की बचपन की सारी यादें जुड़ी हुई थी। वो दुखी हुआ, लेकिन अपनी माँ के विपरीत वह रोया नहीं। बस एक और लाश, वो फिर कहीं जन्म लेंगे।
दादाजी ने अच्छे काम किए इसलिए उनका अगला जीवन अच्छा ही होगा, या हो सकता है दादाजी को मोक्ष मिल जाए। वो चुपचाप अपने बिस्तर पर लेट गया, जबकि मुख्य हाल से माँ की खामोश कराह सुनाई दे रही थी। वो शीघ्र ही अपने पैतृक गांव सावंतवाड़ी के लिए रवाना होंगी। चेतन नहीं जा सकता। चेतन ने आंखें बंद कर ली और आंखें बंद करते ही वो सपने में फिर से मुर्दाघर में पहुंच गया। सब लोग सो रहे थे, वो सपने में ही चलने लगा। चेतन किसी को ढूंढ रहा था। वो तेजी से सोने वालों के बीच चला गया। वो गुजरा और वापस एक शरीर के पास चला गया। उनके पैरों पर लगे टैग में टैग नंबर 862 पढ़ा गया। वो उस लाश के पास गया और लाश का कवर खोला। हेलो, उस आदमी का दक्षिण भारतीय स्वर था। ओह, चेतन चौंक गया। मुझे नहीं लगता था कि तुम दक्षिण से होगे। आप कहाँ से? आंध्र से? नहीं, दावणगेरे, मैसूर के पास, कर्नाटका। उस लाश ने एक सभ्य मुस्कान के साथ उत्तर दिया। आप बहुत विनम्र हैं सर, चेतन ने कहा। प्लीज़ मुझे सर कहकर ना बुलाएं। उस आदमी ने चेतन के बैठने के लिए जगह बनाते हुए कहा। तुम मुझे मणि कहकर बुला सकते हो। ठीक, आप तकलीफ मत होए, मैं यहीं बैठ जाता हूँ। चेतन दूसरे स्ट्रेचर पर बैठ गया। क्यों, तुम मेरे पास क्यों आए हो चेतन? मैं उत्सुक था। क्या मैंने तुम्हें परेशान किया? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मणि ने तुरंत ही जवाब दिया। जब मैं जिंदा था किसी को भी मुझ में रुचि नहीं थी। मैंने बहुत ही एकांत जीवन बिताया था। अच्छा, मैंने सही अनुमान लगाया। तुम क्या करते हो? मेरा मतलब जीने के लिए क्या करते थे? क्या तुमने यह भी अनुमान लगाया? मणि ने मजाकिया अंदाज से पूछा। नहीं, चेतन ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन मुझे पता है कि तुम कुछ ऐसा काम करते थे जिसमें एकाग्रता की आवश्यकता होती। लेकिन मेरा ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप शारीरिक मजदूरी करते थे या दिहाड़ी वाला काम करते। आप शायद किसी दफ्तर या प्रोजेक्ट में काम करते थे। आप जरूर कोई बहुत ही सृजनात्मक काम करते थे या फिर कोई बहुत ही तकनीकी काम करते थे। आपके नाक के दोनों तरफ चश्मों के दाग इस बात की पुष्टि करते। मणि हंस दिया। तुम करीब करीब सही अंदाजा लगा रहे हो। उसने अपनी उंगलियों को काफ़ी करीब से दिखाने के लिए अपना बायां हाथ उठाया। और मैंने ये भी अनुमान लगाया कि तुम एक बाएं हाथ से काम करने वाले व्यक्ति हो, चेतन ने कहा। ओह माय डियर लॉर्ड, तुम एक बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्ति हो। तुमने ठीक अंदाजा लगाया। मैं एक साउंड ध्वनि इंजीनियर हूँ। मेरा मतलब कि मैं था। बहुत खूब, मैंने यहाँ तक तो नहीं सोचा था। चेतन हैरान रह गया। अब सब कुछ एक एक करके जुड़ता जा रहा था। चेतन ने फिर पूछा, तुम कैसे मरे थे? मणि ने मुंह फेर लिया। मुझे अफसोस है, यदि आप बताना नहीं चाहते तो ठीक है। नहीं, मुझे तुमको बताना है, मणि ने कहा। हो सकता है कि ऐसा करने से मुझे मुक्ति मिल जाए। मेरा मतलब मुझे मोक्ष मिल जाए। वो कुछ देर चुप रहा। मैं था एक शराबी। मैं बाथरूम में फिसल गया था और फिर गिरने से मेरी रीढ़ की हड्डी टूट गई और उसके बाद मैं कभी भी उठ नहीं सका था। मैंने अपनी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। मैं उठ नहीं सका। उस दुर्घटना के बाद मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मैं कुछ नहीं कर सकता। मणि रो पड़ा। कोई नहीं आया वहाँ मेरी मदद को। मैं 36 घंटे तक वहीं गिरा पड़ा और मेरे अंदर से के घाव से काफ़ी खून बह गया। मैं मौत की प्रतीक्षा कर रहा था। जब तक मुझे अस्पताल पहुँचाया गया तब तक मैं मर चुका था। चेतन चुपचाप बैठ गया। मेरे पास मेरी मदद के लिए कोई नहीं आया। मणि रोया। वे क्यों आते हैं? मैंने पैसे के लिए सबको धोखा दिया था। मैंने तलाक दे दिया था मेरी पत्नी को एक दूसरी महिला के लिए। वो महिला मेरे पास तब तक ही रही जब तक मेरे पास पैसे थे। फिर मेरी बचत के सब पैसे लेकर वो दूसरी महिला भाग गई। मैं उसकी असलियत नहीं देख सका था। मणि बहुत देर तक रोता रहा, फिर बोला, जब मैं कुछ भी नहीं था तब वो मुझसे प्यार करती। हाँ, मेरी पत्नी मुझे बहुत प्यार करती। आंखें बंद करके यकीन करती थी मुझ पर। वो पैसों की लोभी नहीं थी। वो एक उच्च जाति और बहुत अमीर परिवार से आई थी जिसने मुझ पर और मेरे संगीत पर विश्वास किया। मैंने उसे धोखा दिया। हमारे परिवारों ने हमारी शादी को स्वीकार नहीं किया। वो कहाँ गई होगी? वो इस बेरहम शहर में एक बच्चे के साथ कैसे जीवित रही? हे भगवान, हे सुब्रमण्य, मेरे पापों को क्षमा कर। चेतन ने उसके कंधों को सहलाया। ठीक है,
हम सभी गलतियाँ करते हैं मणि। काश मुझे अपने कामों को ठीक करने का मौका मिलता। मणि ने कहा। मैं उसके पैर धोकर उसकी क्षमा के लिए भीख मांगता और वो पानी पीता। जानते हो, मेरी 1 करोड़ की बीमा पॉलिसी है और इस बीमा की राशि को 1 महीने के अंदर ही बीमा कंपनी से लेना होगा, मेरी पत्नी के द्वारा। काश मेरी पत्नी मुझे माफ़ कर देती तो मुझे शांति मिल जाए। हो सकता है कि मेरा यह शरीर किसी आवारा शरीर की तरह उस बिजली की भट्टी में जल जाए। मैं इसके लायक हूँ। घंटी बजी। चेतन ने आंखें खोली। पंखा बंद था। घड़ी ने कहा कि शाम हो गई। उसकी माँ बहुत पहले चली गई होगी। वो चेतन का मोबाइल था। एक नया मैसेज, बॉलीवुड की नई फिल्मों के समाचार। चेतन फुसफुसाया और मैसेज डिलीट कर दिया। उसे काम पर वापस जाना जरूरी था। लाशों का रखवाला। अध्याय 3। नए आए डॉक्टरों को, जो ट्रेनिंग के लिए आए थे, अस्पताल में शव परीक्षण के लिए एक मृत शरीर की आवश्यकता थी। चेतन ने क्रॉस चेक किया। सबसे पुराना लावारिस शरीर, टैग नंबर 7 से 83, 2 सप्ताह पुराना। यह 801, वो भी लगभग 2 सप्ताह पुराना था और उसने एक लॉकर पर कब्जा कर लिया था। चेतन बाहर चला गया और दोनों कंपाउंडरों को अपने पीछे आने के लिए कहा। वो टैग खोजने के लिए अंदर चला गया। मिल गया। टैग संख्या 783। ले लो, उसने उनसे कहा। वो टहलते हुए अलमारियों की ओर चला गया। वो वहीं उनके सामने खड़ा हो गया। प्रत्येक वर्ग ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने एक रहस्य रखा हो। 801 नंबर की लाश ठंडे लॉकर नंबर A13 में थी। वो लाश भी 1-2 दिन में चली जाने वाली थी। जब तक कोई न्यायिक नोटिस न हो, शवों को 14 दिन से अधिक समय तक नहीं रखा जाता था। वो लॉकर के पास चला गया और हैंडल को पकड़कर उस लॉकर को बाहर खींच लिया। वो बाहर खिसका। चेतन मंत्रमुग्ध हो गया। वो अब तक की सबसे खूबसूरत चीज़ थी जिसने उसे देखा था। वो थी एक खूबसूरत मरी हुई लड़की। उसे एक पल के लिए लगा कि वो अभी सो रही थी, क्योंकि उसके चेहरे पर स्वाभाविक मुस्कान थी। तुम्हारे जैसा सुंदर कोई कैसे मर सकता है, उसने उससे कहा। और उसे लगा कि वह सुन सकती थी। सो रही थी, जैसे कि वह शर्मा गई हो। क्या वह सच में ही शर्माई थी? चेतन ने दूर देखा और फिर उसे देखने लगा। वो अब भी खूबसूरत लग रही थी। वो कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत थी। उसका गोल सुंदर चेहरा था, बड़ी बड़ी आंखें थी और बहुत चौड़ा माथा था। उस लड़की के लाश के होंठ पीले नहीं हुए थे, अब भी लाल थे। लॉकर के अंदर की ठंड के कारण उसकी त्वचा सफ़ेद तो हो गई थी, लेकिन उसकी त्वचा की चमक अब भी बरकरार थी। उसके चेहरे पर समरूपता थी। चेतन ने उसकी प्रशंसा की। कोई इतना सुंदर कैसे मर सकता है? क्या वो फिर मुस्कुराई? चेतन ने कंटेनर को और बाहर निकाला और दूर देखते हुए रुक गया। मुझे खेद है, वो नग्न थी। मुर्दा घर में सभी को नंगा रखा जाता है। चेतन ने खुद को आश्वस्त करने की कोशिश की कि वो सिर्फ एक लड़की का शरीर था, एक मृत शरीर। लेकिन ये महिला, उसका सड़ता हुआ शरीर उससे सम्मान की मांग कर रहा था कि प्रकृति ने उसे कितना सुंदर बनाया था। चेतन ने कंटेनर को वापस कैबिनेट में सरका दिया। वो कुछ देर उसके सामने खड़ा रहा और बाहर चला गया।
क्या शव भी आकर्षक हो सकते हैं? बाहर चेतन बस उसके बारे में सोच रहा था। चेतन ने रजिस्टर खोला। 783। शीतल का अर्थ है सुखद ठंड। उस लड़की का नाम शीतल था। वो सिर्फ 20 साल की थी। वो कैसे मरी? उसने आश्चर्य किया। वो जिंदा और भी खूबसूरत लगती होगी। मुस्कुराते हुए कोई कैसे मर सकता है? उसकी मुस्कान, उसके बाल सीधे थे, काले थे। मुझे इसके लिए एक ड्रेस खरीदनी चाहिए। क्या? उसने खुद को ही चौंका दिया। वो हंसने लगा। वहाँ से गुजर रहे चौकीदार ने उसकी ओर देखा। कुछ भी तो नहीं, मुझे एक चुटकुला याद आ गया था, बस इसीलिए हंस रहा हूँ, उसने चौकीदार से कहा। चौकीदार अपने टेढ़े मेढ़े दांत दिखाकर मुस्कुराया और चल दिया। एक और गुटखा खाने वाला। चेतन लड़कियों की कल्पना पहले भी करता था, यहाँ तक कि वो पड़ोस की कुछ सुंदर विवाहित पड़ोसनों के भी सपने देखता था। पर ये लाश के प्रति आकर्षित होना, ये तो हद ही हो गई थी। शीतल, क्या उसको इस शीतल नाम की लाश से भी मोह हो गया था, जैसा कि उसने एक अंग्रेजी फिल्म में देखा था? उस दिन डिस्कवरी चैनल में उन्होंने यूरोप में कहीं एक संग्रहालय दिखाया, जिसमें सुरक्षित करके रखी गई लाशों, मम्मियों का दुनिया का सबसे बड़ा संग्रह है। सभी मम्मियाँ दीवारों से लटकी हुई थी और बहुत ही भयानक दिख रही थी। लेकिन मज़े की बात यह है कि उन्होंने एक 5 साल की बच्चे के शरीर को भी सुरक्षित रखा था और वो बिल्कुल जीवित सी ही लग रही थी। चेतन सोचने लगा कि क्या मुझे शीतल के साथ भी ऐसा ही करना चाहिए? चेतन मानसिक रोगी नहीं बनना चाहता था। लाशों का रखवाला। अध्याय 4। कैंटीन में बैठने की जगह नहीं थी। अरे यहाँ आओ, एक शक्तिशाली वर्दीधारी आदमी ने चेतन के लिए अपने पास जगह बनाते हुए कहा। तुम नए लड़के हो ना, मुर्दा घर में काम करने वाले? उस आदमी ने कुछ खाते खाते कहा। उसके पास एक सामान्य सुरक्षा वर्दी थी, कई सितारों के साथ। चेतन जवाब में मुस्कुराया और चुपचाप अपना टिफ़िन खोला। आदमी ने चेतन के भोजन का अध्ययन किया और फिर कहा, मछली नहीं लाए तुम खाने में? यहाँ तो सभी मछली ज़रूर लाते हैं उनके खाने के डिब्बों में। मैं शाकाहारी हूँ, चेतन ने कहा। सच में? अफसोस की बात है, इसलिए तुम इतने दुबले पतले हो। वो दूसरों के सुनने वाले लोगों के साथ हंसा। तुमको मछली खानी चाहिए, या कम से कम अंडा तो ज़रूर ही खाना चाहिए। तुम जैसे नौजवानों को चट्टान की तरह सख्त होना चाहिए। चेतन ने कुछ नहीं कहा और डिब्बा खोलने लगा। उस वर्दीधारी ने फिर से मुस्कुरा कर कहा, तुम मुझे नहीं जानते हो, है ना? नहीं सर। सर, मुझे रफ़ीक भाई बुलाओ, ठीक है? उसने ज़ोर ज़ोर से चेतन की पीठ थपथपाते हुए कहा। मैं अस्पताल के इस ब्लॉक का सुरक्षा प्रभारी हूँ। चेतन ने अपने पहले निवाले से अपने गले को लगभग घोंट ही दिया। उसने उसे निगल लिया और जल्दी से पानी पी लिया। तुम्हारे पास अस्पताल का सबसे डरावना काम है, रफ़ीक ने अपनी आवाज़ कम की। लाशों के साथ रहने का काम। मुर्दा घर मछली बाजार की तरह है, चेतन ने उत्तर दिया। बस मरी हुई मछलियों से बड़ी लाशें हैं और हम उनको मछलियों की तरह काटते नहीं। मुर्दा घर में लाशें मछलियों की तरह ही ठंडे वातावरण में रखी जाती। मज़ेदार और स्मार्ट हैं? उस वर्दीधारी ने चेतन की प्रशंसा की। तुम भूतों में विश्वास करते हो? मैं आत्माओं में विश्वास करता हूँ। आत्मा, चेतन ने पढ़ा था
दिल में गहराई तक समाई हुई होती है आत्मा, शरीर के एक एक अंश में होती है, सूक्ष्म में सूक्ष्म कोश में भी होती है ये आत्मा। ये एक बैटरी है जो भौतिक शरीर को चलाती है। जब शरीर घिस जाता है तो नया शरीर धारण कर लेता है, लेकिन कभी कभी आत्मा को समय से पहले ही शरीर से बाहर कर दिया जाता है। हत्या, आत्महत्या, दुर्घटना, ये कहीं नहीं जा सकता क्योंकि इसका अगला शरीर तैयार नहीं है, या कभी कभी यह बस नहीं जाना चाहता क्योंकि ये आसक्तियों से मुक्त होती है। ऐसी तड़प है कि वह उसी शरीर का रूप धारण कर लेता है, भूत। लेकिन रफ़ीक ये नहीं समझेगा, उसे बस डरना पसंद है। वे सिर्फ रोमांच चाहते हैं, और अधिकांशतः मनुष्यों के साथ भी ऐसा ही है, अज्ञान। चेतन ने अपना भोजन जारी रखा। टेबल के सामने एक महिला इंतजार कर रही थी। चेतन आगे बढ़ा और अपना टिपिस वापस अपने बैग में पैक किया। मैं चाहती हूँ, अभी दोपहर के 1:30 बजे हैं, लंच टाइम। दोपहर 2 बजे कंपाउंडर आएंगे, बस इंतज़ार करें, चेतन ने कहा। दरअसल मैं कोई लाश लेने नहीं आई हूँ। औरत लड़खड़ा गई। चेतन ने उसकी ओर देखा और कहा, माफ़ कीजिए, मैं बस उसे एक आखिरी बार देखना चाहती हूँ और फिर यहाँ से चली जाना चाहती हूँ। यदि आपके पास कागजात हैं तो मैं आपको दोपहर 2 बजे लाश दिखा सकता हूँ। चेतन ने उस महिला से कहा, नहीं भाऊ, मेरे पास कोई कागज़ नहीं है, मैं बस उसे देखना चाहती हूँ। कृपया, हम यहाँ प्रदर्शनी के लिए नहीं बैठे। अगर तुम्हारे पास उचित कागजात हैं तो ही हम तुम्हें शरीर दिखा सकते हैं। चेतन ने महिला की ओर ध्यान दिए बिना सख्ती से कहा। महिला ने सिर हिलाया और धीरे से दूर हो गई। चेतन का हृदय द्रवित हो रहा था। वो इतना कठोर कैसे हो सकता है? क्या अकेलेपन की कड़वाहट उस पर हावी हो रही थी, जैसा कि बूढ़े ने कहा था? वो बोल पड़ा, रुकिए। महिला पीछे मुड़ी। वो अपने शुरुआती 3रे दशक में थी, शायद 27 या 28 बरस की। सांवला रंग, ऊंचा मस्तक, चूड़ीदार पहने, सुंदर, चिंतित। नाम क्या है? महिला लगभग आंसू बहा रही थी। श्रीकांत गौड़। चेतन ने अपने रजिस्टर में नाम चेक किया। टैग संज्ञा 862। चेतन को यह देखकर थोड़ा आश्चर्य हुआ कि एक महिला 862 को देखने आई थी। वह निश्चित रूप से पत्नी या बहन होगी, लेकिन जिस तरह से चेतन उसे गले लगाते और लगभग बदबूदार शरीर पर रोते हुए देख रहा था, उसे यकीन था कि वो उसकी पत्नी होगी। अलग नाम ने उसे दिलासा दिया। चेतन ने अपना फ़ोन देखा। 1:55। तुम्हें अब जाना होगा, चेतन ने विनम्रता से उससे कहा। महिला ने खुद को संभाल लिया और बाहर चली गई। चेतन ने शरीर को ढक दिया और स्ट्रेचर को मुर्दा घर की ओर जाने वाले दरवाजे से धकेल दिया। उसने उसे अपनी जगह पर रखा और हॉल से बाहर चला गया और दरवाज़ा बंद कर दिया। महिला अभी भी वहीं थी, शांति से बैठी, मानो उससे कोई बोझ उतर गया हो। उसने चेतन की ओर देखा और वो उठ खड़ी हुई। मैंने बस इसलिए यहाँ इंतज़ार किया कि मैं आपको धन्यवाद कह सकूं। चेतन उससे आंखें चुराकर मुस्कुरा दिया और अपनी मेज़ पर बैठ गया। जैसे ही उसने अपनी दराज में चाबियां गिराई, महिला वहाँ से गुजरी। वो आपके पति थे? महिला मुड़ी। नहीं, बस परिचित। चेतन ने सिर हिलाया। वो फिर चलने लगी। वो रोजी रोटी कमाने के लिए क्या क्या करते थे? चेतन ने उस औरत से उस मरे हुए व्यक्ति के बारे में पूछा। महिला ने चेतन की ओर घूरकर देखा। मुझे उनका फॉर्म भरना है, सोचा आपको पता होगा। कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं मालूम है तो। वो एक साउंड इंजीनियर थे। चेतन ने तो जैसे दिल की धड़कन छोड़ दी। चेतन को सदमे में देख महिला घबरा गई। वो जल्दी करने लगी। रुको। वो रुकी नहीं, चलती रही। मैं जानता हूँ कि तुम उसकी पत्नी हो, रुको। चेतन ने उसका पीछा किया और रास्ता रोक दिया। मैं उसका शरीर नहीं ले जा सकती,
वो औरत फूट फूट कर रो पड़ी, मेरा कोई नहीं है, मेरी एक बेटी है जिसकी देखभाल करनी है, मेरे पास पैसे नहीं। क्या आप उसको मणि कहकर बुलाते थे? उन्होंने बस एक दूसरे की आंखों में देखा, प्रत्येक ने एक रहस्य छुपाया। तुम्हें कैसे पता? चेतन ने मजबूत होने की कोशिश की। वह बस वापस चला गया और दीवार का कुछ सहारा लिया। महिला हिली नहीं। तुम्हें शरीर का दावा करना चाहिए, आओ। चेतन का सिर घूम रहा था। मैं आपको प्रक्रिया बताऊंगा। वो उस महिला की ओर मुड़ा जो 1 इंच भी नहीं हिली। यदि आप उसके शरीर पर दावा करती हैं और उसका मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करती हैं तो आप उसके जीवन बीमा के लाभार्थी के रूप में आवेदन कर सकती हैं और 1 करोड़ रुपयों पर दावा कर सकते हैं। आप उसे जानते थे? चेतन उस पर चिल्लाना चाहता था। बस आओ। उसने उस औरत को चिल्लाकर नियंत्रित किया। लाशों का रखवाला, अध्याय 5। उनके सामने का नज़ारा तेजी से घूम रहा था। उसके चेहरे पर ठंडी हवा चल रही थी। चेतन भीड़ भरी लोकल ट्रेन में था और नीचे पटरियों को बदलते हुए पहिए एक लयबद्ध संगीत उत्पन्न कर रहे थे। ट्रैक काटने की आवाज़ें उसकी उलझन से ताल बना रही थी। वो भीड़ से भरी लोकल ट्रेन में था। अचानक ही फिर वो सब कुछ हो गया था। न जाने कितने ही मर गए थे और कितने ही घायल हो गए थे, लेकिन चेतन पूर्ण आत्मनियंत्रण में था। खुले बोगी में रॉड पर लटके हुए उसका दिमाग हर उस घटना को खंगाल रहा था जिसके कारण वो घटना हुई थी। वो सपना था, सच? उसने मृतकों के साथ बात की, लेकिन क्या मरे हुए बोल सकते? ये सवाल उसके दिल को झकझोर रहा था। क्या इसीलिए संत जगत को माया या भ्रम कहते? उसका दिमाग खुला हुआ फिर भी संकुचित अंदर बाहर निकला। मणि, वो अब तुम्हें माफ़ कर देगी। सूक्ष्म यात्रा, उसने खुद को याद दिलाया। एक तरीका जिसके द्वारा इंसान की आत्मा शरीर से बाहर निकलकर दुनिया, ब्रह्मांड का पता लगाती है। एक आत्मा की तरह इंसान दीवारों के माध्यम से दौड़ सकते हैं और सांसारिक सीमाओं को पार कर सकते हैं। फिर भी आप हमेशा अपने शरीर से गर्भनाल की तरह एक तार से जुड़े रहते हैं। शरीर में वापस जाने का रास्ता। ऐसे मामले सामने आए हैं जहाँ लोगों को वापस जाने का रास्ता नहीं मिला। इसका एक चिकित्सा शब्द है कोमा। ऐसा नहीं है कि सभी कोमा के मरीज अभी सूक्ष्म यात्रा कर रहे हैं, लेकिन सूक्ष्म यात्रा के दौरान एक मृत व्यक्ति मणि से उसकी मुलाकात कैसे हुई? उसने प्रक्रिया के बारे में पढ़ा था। पूर्व में कई बार कोशिश की लेकिन सफल नहीं हुई। क्या उसने अवचेतन रूप से मुर्दा घर की यात्रा की थी? चेतन ने एक किताब पढ़ी थी जिसने सपनों के पीछे के अर्थ को समझा दिया था। जब उसने मणि का सपना देखा तो चेतन को लगा था कि ये उसकी बोरियत थी। मुर्दा घर में साथी की ज़रूरत उसके दिमाग से उस तरह से निकली थी। अब वे सभी व्याख्याएं ब्रह्मांड और मन के अपने अपंग ज्ञान को ढकने के लिए आधुनिक विज्ञान की एक और चाल लग रही थी। पश्चिम के आधुनिक विज्ञान ने अधिकांश भारतीयों को वेदों पर आधारित विज्ञान की तरफ से अंधा कर दिया है। पाश्चात्यों की नकल करते हुए उन्होंने भी इन प्राचीन शास्त्रों को अंधविश्वासी और ईश्वरी करार देते हुए खारिज कर दिया, ये नहीं जानते हुए कि जानवरों की खाल पर यह लिखावट भारत में उस समय लिखी गई थी जब बाकी दुनिया लौ युग में रह रही थी। चेतन बहुत सोच रहा था। उन्हें अपनी संस्कृति और परंपरा पर गर्व था, लेकिन जैसा कि किसी ने कहा है, परंपरा और संस्कृति पानी की तरह है।
ये बहते रहना चाहिए, तभी ये ताज़ा रहेगा। अगर ये स्थिर हो जाता है तो बदबूदार और मृत हो जाता है। प्राचीन ज्ञान को इसकी कीमत सनकी पंडितों के कारण चुकानी पड़ी, जिन्होंने समाज को जाति की गंदगी, महिलाओं को नीचा दिखाने और छुआछूत के जहर से भर दिया था। घर पर चेतन ने उसकी माँ से उसे एक बाबा जी के पास ले जाने का अनुरोध किया। वो पूछना चाहती थी कि क्या उसके दादाजी की आत्मा को शांति है। पहली बार चेतन ने कोई आपत्ति नहीं की। उसने नौकरी छोड़ दी। उस नौकरी ने उसको कुछ ही महीनों में जीवन और मृत्यु के रहस्य में इतना उलझा दिया था कि वो सड़क पर चलते हुए लोगों के चेहरों को पढ़कर अनुमान लगाने लगा था कि वो कब मरेंगे। उसने दिन में ही सपने देखने शुरू कर दिए और उसके विचार एक दूसरे में उलझने लगे थे। वो कहीं भी बात करते हुए कहीं और कहीं की बात करने लगता था। उस मुर्दा घर में मुर्दों की संगति ने उसको एक नीम पागल सा ही बना दिया था और उसका धीरे धीरे धरती से मोह उठने लगा था। उसको महीनों तक बूढ़े के, चौकीदार के, उस सुंदर लड़की शीतल की नंगी लाश के, उस विनती करते हुए औरत के जुड़े हुए हाथों के, साउंड इंजीनियर मणि के, बीमा के 1 करोड़ रुपयों के, उस दिन हुई ट्रेन दुर्घटना में मर गए कई लोगों के, उस मछली अंडे खाने वाले वर्दाधारी सुरक्षा प्रभारी के और नए ट्रेनिंग डॉक्टरों के ही सपने आते रहे थे। पर फिर वो एक दिन बिल्कुल चुप हो गया था और परिवार के लोगों ने उसको पागल मान लिया था। लेकिन कोई नहीं जानता था कि चेतन ने उस ज्ञान को पा लिया था जिसको हम इंसान लोग ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। फिर एक दिन चेतन अचानक ही घर छोड़कर न जाने कहाँ चला गया। लेकिन कहते हैं कि किसी ने कुछ वर्षों पहले चेतन को एक बड़ी हुई दाढ़ी और सर पर जटाओं का जूड़ा बांधे हुए एक साधु के रूप में हिमालय की पहाड़ियों पर देखा था। पर इससे पहले कि वो चेतन से रोककर कुछ बात करता, चेतन गायब हो गया था। वो भी अब लोगों के लिए एक छलावा बन गया था, शायद हमेशा के लिए। पर जंगल में अपनी कुटिया में बैठा चेतन घंटों सोचता रहता था कि उसने जीवन से क्या पाया और क्या खोया था। कभी कभी वह मुर्दा घर में मरकर सोई हुई खूबसूरत लड़की शीतल आज भी सपने में उससे बात करती है। बहुत बहुत शुक्रिया।